एक क्वेश्चन देखिए कि एक बुलेट है जिसका मास मान लो कि 1/5 kg है। ये बुलेट है और बुलेट के सामने एक ब्लॉक है, हैंड ब्लॉक है। इसकी मास 2 kg है और हाँ, ये कैपिटल M मास शो किया गया है और ये रेस्ट में है, अब ये बुलेट क्या है कि एक वेलोसिटी u1 से इस ब्लॉक पे कोलाइड करती है और कोलाइड करने के बाद इसको पार कर जाती है, यानी कि इसमें एम्बेड नहीं होती बल्कि इसको पार कर जाती है। और पार करने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 = 2 मीटर पर सेकेंड होती है। और क्योंकि बुलेट इस ब्लॉक को हिट करके पार हुई है इसलिए ब्लॉक को एक वेलोसिटी मिल जाती है और ब्लॉक को जो वेलोसिटी मिलती है उस वेलोसिटी की वजह से ब्लॉक सर्कुलर मोशन करता हुआ, पेंडुलम की तरह सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ से लगभग ½ मीटर ऊपर चला जाता है। L की वैल्यू 5 मीटर है, यानी कि स्ट्रिंग की लंबाई 5 मीटर है और ब्लॉक ½ मीटर तक ऊपर चला जाता है, ½ मीटर ऊपर तक चला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि बुलेट की वेलोसिटी क्या थी। ये हमारा क्वेश्चन है कि बुलेट की वेलोसिटी क्या थी। एक बार फिर से देखिए, एक m मास की बुलेट u1 वेलोसिटी से, जिसका मास 1/5 kg है, वो ब्लॉक से टकराती है और ब्लॉक को पार कर जाती है, ब्लॉक को हिट करती है, अपनी एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा ब्लॉक को देते हुए उसको पार कर जाती है। पार करने के बाद उसकी वेलोसिटी u1 से बदलकर v1 हो जाती है जो कि 2 है और हिट करने की वजह से ब्लॉक के पास भी कुछ वेलोसिटी आ जाती है, माना कि v2 आ जाती है और वो h हाइट तक जाता है और यहाँ तक जाके ये रुक जाता है। तो बताइए कि बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। तो सबसे पहले तो हमको ब्लॉक पर काम करना चाहिए। फॉर ब्लॉक जो कि कैपिटल M मास का है, उसकी वेलोसिटी हमें पहले कैलकुलेट करनी चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। K इनिशियल प्लस U इनिशियल = K फाइनल प्लस U फाइनल। तो K इनिशियल जो कि ½ mv2² और U इनिशियल 0 = K फाइनल 0 और U फाइनल mgh। कैपिटल M ब्लॉक की बात हो रही है तो कैपिटल M की बात होगी, ½ × 2 एंड v2² = 2 देन 10 और हाइट ½ मीटर। ये कैंसिल करने के बाद और ये 2 से 2 कैंसिल करने के बाद हमें v2 की वैल्यू मिल गई √10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये v2 की वैल्यू हो गई √10 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब हम बुलेट की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पर ये ब्लॉक था, ब्लॉक रेस्ट में था, बुलेट जिसका मास m था u1 वेलोसिटी से ब्लॉक की तरफ आती है, इससे एम्बेड होती है और एम्बेड होने के बाद ब्लॉक के पास एम्बेड होने के बाद ये बुलेट वेलोसिटी v1 से इसको पार कर जाती है। जब ये इसको पार करती है तो v1 वेलोसिटी से बाहर निकलती है 2 मीटर पर सेकेंड और ब्लॉक की वेलोसिटी v2 जो कि √10 मीटर पर सेकेंड, ये पोजीशन है। तो ये देखिए, ये है टक्कर के पहले की सिचुएशन और ये है टक्कर के बाद की सिचुएशन। टक्कर के पहले, हाँ ये देखो, ये कोलिजन के पहले और ये कोलिजन के बाद। तो हम लोग लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P इनिशियल = P फाइनल। तो P इनिशियल में क्या क्या है देखो, mu और ब्लॉक का 0 और P फाइनल में बुलेट का मोमेंटम mv1 और ब्लॉक का मोमेंटम mv2, ठीक है ना। तो ये 1/5
u1 फाइन, u1 इज इक्वल टू 1/5 और v1 की वैल्यू 2 है, कैपिटल M की वैल्यू ये है और v2 की वैल्यू √10 है, ठीक है। तो ये हो गया 2/5, तो ये हो गया 2 + 10√10/5 इज इक्वल टू 1/5 u1। तो ये 5 कैंसिल हो गया और u1 की वैल्यू आ गई, u1 इज इक्वल टू 2 + 10√10, 10√10 का 2 + 10 और √10 लगभग 3.16, तो ये हो गया 31 + 2, 31 + 2 यानी कि 33.16 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पर हुआ ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा कोलिजन पर बेस्ड है और थोड़ा सा कंजर्वेशन मोमेंटम पर बेस्ड है, ठीक है ना। एक बुलेट M मास की बुलेट 1/5 kg की बुलेट एक 2 kg के ब्लॉक से जो कि रुका हुआ था टकराती है, टकराने के बाद इसमें एम्बेड नहीं होती बल्कि इसको पार कर जाती है और पार करने के बाद इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होती है। और क्योंकि इसकी एनर्जी का थोड़ा पार्ट ब्लॉक को मिल चुका होगा, इसलिए ब्लॉक के पास कुछ एनर्जी आ जाएगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाने की वजह से ब्लॉक ऊपर जाएगा, मोशन सर्कुलर होगा क्योंकि ब्लॉक रस्सी से बंधा हुआ है और रस्सी से बंधे होने की वजह से मोशन सर्कुलर होगा और एक लिमिट पर जाकर इसको यहाँ पे आकर रुकना पड़ेगा। तो ये 1/2 मीटर हाइट पे जाके अगर रुक जाता है तो टक्कर के पहले बुलेट की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो हम ब्लॉक के लिए ब्लॉक की हाइट को देखते हुए इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो ब्लॉक के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, के फाइनल प्लस यू फाइनल, के इनिशियल यू इनिशियल 0, के फाइनल 0 और यू फाइनल mgh वैल्यू रखने के बाद हमें v2 कैलकुलेट करने को मिल गया √10 मीटर पर सेकेंड। और अब हम बुलेट की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो अब हम देखें कि टक्कर के पहले क्या सिचुएशन थी और टक्कर के बाद क्या सिचुएशन है। टक्कर के पहले बुलेट चल रही है, ब्लॉक रुका हुआ है और टक्कर के बाद दोनों के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल यानी कि mu1 + 0 इज इक्वल टू m, ये देखिए m बिल्कुल mv1 + mv2, ये स्मॉल m और ये कैपिटल M वैल्यूज़ पुट करने के बाद बुलेट की वेलोसिटी आ गई है 33.16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको रिवाइज करिए फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक क्वेश्चन जरा और देखिए, डिस्कस करते हैं आपसे कि एक बॉल है M मास की बॉल जो कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। उसके आगे एक और बॉल है, सेम मास की बॉल है और ये रेस्ट में है, ठीक है ना। और यहाँ पर दोनों का कोलिजन हो जाता है, कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है, देखिए, क्योंकि दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है। ये थोड़ा सा नीचे है और थोड़ा नीचे होने की वजह से कोलिजन का टाइप इस प्रकार का होगा जिसे कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। और कोलिजन के बाद ये वाली बॉल 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में चली जाती है, हाँ 5 मीटर पर सेकेंड से, v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड और 30 डिग्री एंगल पर चली जाती है, दोनों बातें दी हुई हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो सेकेंड बॉल होगी वो किस वेलोसिटी से मोशन करेगी, ठीक है ना, v2, और उसका हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल बीटा कितना होगा, अल्फ़ा 30 है और बीटा कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सुन लीजिए फिर से, m मास की बॉल u1 वेलोसिटी से, ये m मास की बॉल रेस्ट में, दोनों की टक्कर होती है। लाइन ऑफ एक्शन सेम ना होने की वजह से टक्कर ऑब्लिक होगी और ऑब्लिक होने के बाद दिया गया है कि इसकी वेलोसिटी 5 और एंगल 30, तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है और ये एंगल बीटा भी हमें कैलकुलेट करना है। तो ये 2 डायमेंशन की प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है। 2D होने की वजह से हमें x और y कंपोनेंट करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कंपोनेंट होगा 5, ये एंगल 30, ठीक है ना। तो ये कंपोनेंट 5 cos 30 और ये कंपोनेंट 5 sin 30, ठीक है ना। जबकि इसका ये कंपोनेंट v2 cos बीटा और ये वाला कंपोनेंट v2 sin बीटा होगा, ठीक है। अब x डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर लीजिए। x डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके देखें जरा। तो mu1 + 0 इज इक्वल टू m इंटू
m इंटू 5 cos 30 एंड प्लस m इंटू V2 cos बीटा, ठीक है ना। तो मास तो पूरे उससे खैर कैंसिल हो गया, मास कैंसिल हो गया, और ये U1 जो कि 20 है इज इक्वल टू 5 cos 30 यानी कि 5√3/2 प्लस V2 cos बीटा। इस प्रकार से हम लोगों को ये वैल्यू मिल गई है। V2 cos बीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 5√3/2 और ये हो जाएगा लगभग 4 पॉइंट समथिंग, 5 और √3/2 2.5 एंड 1.75। ये अप्रॉक्सीमेटली इसका रिज़ल्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन करने के बाद ये रिज़ल्ट आना चाहिए 4.33। ओके 4.33 यानी कि ये लगभग 15.7 के आसपास का रिज़ल्ट अप्रॉक्सीमेटली। में थोड़ा सा जल्दी करने के लिए थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करना ज़रूरी हो जा रहा है, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं। इन वाई डायरेक्शन पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, तो वाई डायरेक्शन में पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। तो वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल मोमेंटम नहीं है क्योंकि ये बॉडी एक्स डायरेक्शन में चल रही है और ये बॉडी रुकी हुई है, तो वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल मोमेंटम नहीं है। और फाइनल मोमेंटम देखें तो इसका m इंटू 5 sin 30 और इसका देखें तो माइनस में आएगा, माइनस m इंटू V2 sin बीटा, ठीक है ना। सो ये मास तो हटा ही देंगे, तो यहाँ से आ गया V2 sin बीटा इज इक्वल टू 5 sin 30 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5, ठीक है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस बड़े आराम से बन चुकी हैं। पहली इक्वेशन V cos बीटा की और दूसरी इक्वेशन V sin बीटा की। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, 2/1 कर दें, तो 10 बीटा इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 15.7। इसको कैलकुलेट करने पे 0.15 अप्रॉक्सीमेटली। सो बीटा इज इक्वल टू लगभग 8.5 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में हिंट जरूर दिया होगा कि 8.5 इज इक्वल टू 0.15। ये क्वेश्चन में गिवन डेटा होगा और इसी की हेल्प से हम ये आंसर दे पाएंगे, क्योंकि तुमको इस प्रकार के एंगल तो पता नहीं होते। इस प्रकार के एंगल जब भी किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व होते हैं तो क्वेश्चन के नीचे ज़रूर एक एक्स्ट्रा डेटा दिया होता है कि 10 दिस इज इक्वल टू दिस, तो उससे हम लोगों को एक हेल्प मिल जाती है। 10 8.5 इज इक्वल टू 0.15, तो यहाँ पे 10 बीटा इज इक्वल टू 0.15। तो जब कंपेयर करोगे तो बीटा की वैल्यू कंपेयर हो जाएगी 8.5। इस तरीके से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रिवाइज करिए फिर अगला बताते हैं। जरा देखिए ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं कि एक ब्लॉक है, और एक स्प्रिंग सिस्टम है। यहाँ पर एक स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है ना। इसके साथ में एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है, ठीक है ना। उसके बाद एक रोप है, रोप एक पुली से होता हुआ एक दूसरे ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। ये हैवी ब्लॉक है, इसका मास है 2m, ठीक है ना। सारे के सारे सरफेस स्मूथ हैं, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये स्प्रिंग यहाँ पर रिजिडली टाइटली बाउंडेड है, ठीक है। और पूरा सिस्टम अभी रेस्ट में है। हाँ, दोनों पूरा सिस्टम अभी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ठीक है ना। ये A है और इसको क्वेश्चन में B बोला गया है। और अब सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया गया। सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, इन स्प्रिंग।
स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए। हमारे इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें हमारा पहला पार्ट यही है कि फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब होगा क्या, देखिए जैसे ही हम ब्लॉक्स को रिलीज़ करेंगे तो ये पूरा सिस्टम ये 2m मास नीचे की तरफ आएगा। 2m मास नीचे की तरफ आने की वजह से स्प्रिंग में खिंचाव आएगा और स्प्रिंग माना कि x खिंच चुकी होगी और तब तक m थोड़ा सा आगे आ चुका होगा और 2m नीचे आ चुका होगा। ये देखिए पहले जो यहाँ था, पहले जो इस लेवल पर था, देखिए पहले जो इस लेवल पर था अब वो इस लेवल से नीचे इस लेवल तक आ चुका होगा और झटके के साथ रुकेगा, ठीक है ना। ये 1 सेकेंड के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी और इस समय स्प्रिंग में खिंचाव हो चुका होगा। माना कि स्प्रिंग में खिंचाव x हो चुका है और ये स्प्रिंग में मैक्सिमम खिंचाव है और मैक्सिमम एक्सटेंशन होने की वजह से ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम में कहीं कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई कर देना चाहिए। उसके लिए तुम ग्राउंड कहाँ मानोगे ये तुम डिसाइड कर लो। हम तो कहते हैं कि टेबल और मास वाली प्रॉब्लम्स में हमेशा इसी लेवल पर यानी कि टेबल पर ही ग्राउंड लेवल मान लेना चाहिए, ठीक है ना। माना कि ग्राउंड लेवल से इसकी डिस्टेंस L है, ओके, तो यूज़ करें के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल सिचुएशन ये है और फाइनल सिचुएशन ये है। अब तुम्हें देखना है कि कैसे इसको तुम करोगे, तो इसको ध्यान से देखो ज़रा। के इनिशियल पूरा सिस्टम रेस्ट में था इसलिए के इनिशियल 0 और यू इनिशियल क्या होगा -2mg और h की जगह पर L। और माइनस क्यों, क्योंकि ग्राउंड लेवल के नीचे है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को माइनस में लिखा जाएगा। ग्राउंड लेवल के ऊपर होता तो पोटेंशियल एनर्जी को प्लस में लिखते, ग्राउंड लेवल के नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी को माइनस में लिखा जाएगा। इज इक्वल टू के फाइनल बताओ 0, के फाइनल 0 और यू फाइनल देखो ज़रा 2mg और L प्लस मैक्सिमम कंप्रेशन जो कि xm है, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन xm, ये पहले से ही बता रखा था हमने L, है ना। माइनस क्यों लगा रखा है बोलो, माइनस इसलिए लगा रखा है क्योंकि अभी भी ये बॉडी ग्राउंड लेवल के नीचे है, तो इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी मास 2m फिर g फिर h और h का मतलब हो गया L प्लस xm और प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की दैट इज हाफ के मैक्सिमम एक्सटेंशन का स्क्वायर। एक बार फिर से देखो, के इनिशियल 0 और यू इनिशियल -2mgl, ओके, एंड के फाइनल 0 क्योंकि पूरा सिस्टम अंत में 1 सेकेंड के लिए रुक जाएगा, 1 इंस्टेंट के लिए रुक जाएगा, झटके के साथ रुकेगा, हालांकि फिर ऊपर जाएगा। लेकिन हमें वहाँ तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ वहाँ तक सॉल्व करना है कि ये स्प्रिंग खींचेगी, खिंचते अचानक इतना खिंच जाएगी कि दोनों मासेस को ये रोक देगी और रुकते ही इस समय इसमें जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो के इनिशियल 0 और यू इनिशियल ग्राउंड लेवल के नीचे होने की वजह से -2mgl, के फाइनल फिर से 0 और यू फाइनल अब दो होंगे, एक पोटेंशियल वाला और दूसरा स्प्रिंग वाला, ठीक है ना, एक ग्रेविटेशन वाला दूसरा स्प्रिंग वाला, ठीक है। तो -2mg और इस समय जो गहराई है वो कितनी है, L प्लस xm है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्लस स्प्रिंग में अगर x एक्सटेंशन हो चुका है तो उसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। -2mgl इज इक्वल टू -2mgl -2mg मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो ये फैक्टर तो कट ही जाना है। हाफ के एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लो और
2mg x मैक्स को एक तरफ कर दो, तो यहाँ से x मैक्स से x मैक्स की एक पावर देखिए कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर क्या बचा, x मैक्स बचा, ठीक है ना। तो हाफ के x मैक्सिमम इज इक्वल टू 2mg, इसलिए x मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 4mg बाई k, ठीक है ना। ये फाइनल रिजल्ट हमको मिल गया, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी। फ्रिक्शन ना होने की वजह से ही हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा पाते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम में फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होगा तो हम सब क्वेश्चन को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है वो बहुत छोटी सी बात है कि ग्राउंड लेवल आप चाहें तो सबसे नीचे माने और चाहें तो सबसे ऊपर मान लें। बीच में मानने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ग्राउंड लेवल जब भी मानना हो तो या तो सबसे अपर लेवल पे मान लो या सबसे लोअर लेवल पे मान लो। हमको तो ये लगता है कि टेबल और मास हैंगिंग हो और स्प्रिंग वगैरह सब लगी हो तो ग्राउंड लेवल पर ही जहाँ पर टेबल होती है उसी लेवल को ग्राउंड लेवल मान लेना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में जो खास बात थी वो ये थी कि 2m मास पहले भी ग्राउंड लेवल के नीचे था, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में लिखी गई, और बाद में भी वो ग्राउंड लेवल के नीचे है, इसलिए बाद में भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव साइन के साथ लिखा गया। पहले वो L नीचे है तो यहाँ पर पहले वो L नीचे है तो यहाँ पर L लिखा गया, और बाद में वो L प्लस x नीचे है तो यहाँ पर L प्लस x लिखा गया, ठीक है ना। और स्प्रिंग में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर हो गया। ये फैक्टर कैंसिल हो गया, ये फैक्टर इधर आ गया, ठीक है ना। माइनस वाला फैक्टर ये जो था इधर आके प्लस में हो गया। बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन की एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। इस प्रकार से हाफ के x मैक्स इज इक्वल टू 2mg, इसलिए x मैक्स इज इक्वल टू 4mg बाई के ये रिजल्ट आ जाएगा। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस कर लीजिए ठीक से। एक प्रॉब्लम आपसे ज़रा डिस्कस करते हैं ये वाली, जिसमें ये लगभग सेम प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम अभी भी बताई है उसी के जैसी प्रॉब्लम है। और इसमें कहा जा रहा है कि स्प्रिंग और स्मूथ सरफेस, स्प्रिंग है ये मास m है जैसा पहले था, फिर ये रोप है, रोप के बाद एक पुली है, ठीक है ना। पुली फिक्स कर दी गई है और यहाँ पर एक मास है जो कि पहले की तरह 2m है, ये हैवियर मास है 2m, ठीक है ना। ओके, ये a है, ये मास A है और इस मास को B बोला गया, और सिस्टम को रेस्ट से रिलीज़ कर दिया गया। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम को रेस्ट से रिलीज़ कर दिया गया। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन बताइए व्हेन एक्सटेंशन जो x है स्प्रिंग में वो मैक्सिमम एक्सटेंशन का बाई 4 है, ठीक है ना। जब x की वैल्यू मैक्सिमम एक्सटेंशन का बाई 4 है। अब तुमको हम ध्यान दिला दें कि मैक्सिमम एक्सटेंशन जो कि पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने सॉल्व किया था वो था 4mg बाई k, ठीक है ना। तो ये कहना चाहते हैं कि उस समय एक्सेलरेशन फाइंड करो जब स्प्रिंग में मैक्सिमम खिंचाव का 1/4 हो, और मैक्सिमम एक्सटेंशन हम लोग पहले से कैलकुलेट कर चुके थे तो उसके बाई 4 पे करना है। तो जब मैक्सिमम एक्सप्रेशन बाई 4 कर दोगे तो ये जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा mg बाई k, क्योंकि 4 से वो 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस एक्सटेंशन पर हमें दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखिए ज़रा, ये है स्प्रिंग में खिंचाव हो चुका है। देखिए पहले स्प्रिंग इतनी बड़ी दिखाई गई है, अब स्प्रिंग को और बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है ना। और ये मास m आगे आ चुका होगा, और इसके आगे का ये जो दूसरा वाला मास होगा, इसके आगे का जो, हाँ ये m है, और m के आगे ये रोप है, और रोप में यहाँ पर पुली है, और पुली में ये एक मास है
पहले ये मास इस लेवल पर था, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो ध्यान से इस लेवल पर था, लेकिन अब ये इस लेवल से नीचे आ चुका है और ये एक्सटेंशन x बताया जा रहा है। माना कि ये पहले से ही मान लो ये माना कि L था, ठीक है ना, तो ये L और ये x और, ठीक है ना। तो इस समय हमें दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। अगर इसका एक्सीलरेशन a होगा तो इसका एक्सीलरेशन भी a होगा, हमें a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब ये बताओ कि इस समय 2m मास पर कितने फोर्सेस होंगे। एक तो 2mg और दूसरा रस्सी का टेंशन हमेशा डबल एरो अवे फ्रॉम द बॉडी, और जो टेंशन वहाँ होगा, जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ होगा, डबल एरो अवे फ्रॉम द बॉडीज़, ठीक है ना। तो अब मुझे ये बताइए कि 2m मास का FBD क्या है। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, 2mg वेट हो गया, टेंशन ऊपर की ओर हो गया और एक्सेलरेशन a हो गया, ठीक है ना। तो और m मास के लिए m मास पर आगे की तरफ एक फोर्स टेंशन और पीछे की तरफ स्प्रिंग वाला फोर्स kx होगा और इसका एक्सेलरेशन आगे की ओर a होगा, ठीक है ना। तो अब जरा इसकी इक्वेशन बना के देखिए जरा। इसमें एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यानी कि ये बड़ा और ये t छोटा है। तो इक्वेशन बनेगी 2mg हाई वैल्यू फोर्स माइनस टेंशन लो वैल्यू फोर्स इज इक्वल टू 2ma, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। और अब m मास की इक्वेशन बनाओ, तो m मास में दाईं तरफ t है, बाईं तरफ kx है और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है, यानी कि t बड़ा और kx छोटा है, यानी कि t माइनस kx, यानी कि हाई वैल्यू फोर्स माइनस लो वैल्यू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से टेंशन जो कि इंटरनल फोर्स है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो कुछ हो सकता है वो ये है कि 2mg माइनस kx इज इक्वल टू 3ma, ठीक है ना। और kx ध्यान से अगर देखो तुम, 2mg माइनस k और x की वैल्यू, एक्सटेंशन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन mg बाई k इज इक्वल टू 3ma, k से k कैंसिल हो गया तो 2mg माइनस mg यानी कि mg इज इक्वल टू 3ma, ठीक है ना, मास कैंसिल। और इस तरीके से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई है g/3 हो गया। ये रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट, ये देखिए ये फाइनल रिज़ल्ट आ गया g/3। ध्यान से देखिए, हो ये रहा था कि ये एक स्प्रिंग थी, फिर मास था, फिर एक और हैवी मास था, पूरा सिस्टम रेस्ट में था, सिस्टम को छोड़ दिया गया। तो हमारा क्वेश्चन है कि उस समय एक्सेलरेशन बताइए दोनों ब्लॉक्स का जिस समय एक्सटेंशन मैक्सिमम का 1/4 हो, मैक्सिमम ये है और इसका 1/4 यानी कि 4 हट जाएगा, यानी कि एक्सटेंशन जिस समय mg/k हो उस समय दोनों का एक्सेलरेशन बताना है। चलिए एक्सटेंशन को हमने, ये देखो एक्सटेंशन x हो गया, अगर ये स्प्रिंग x खींचेगी तो ये भी x नीचे जाएगा, ठीक है ना। ये हमने पहले से ही L मान लिया है, हमें मालूम है कि ये L अल्टीमेटली डिसअपियर हो जाएगा प्रॉब्लम से, ठीक है ना। चलो तो जब स्प्रिंग में x खिंचाव हुआ तो ये भी x नीचे आ गया और इस समय इसका एक्सेलरेशन अगर a होगा डाउनवर्ड तो इसका a होगा फॉरवर्ड। इतना क्लियर है, a डाउनवर्ड a फॉरवर्ड, ये देखो, ठीक है। तो इस समय इस पर कितने फोर्सेस लगेंगे, 2mg नीचे और रस्सी का टेंशन ऊपर, ठीक है, और एक्सेलरेशन नीचे, और इस पर लगने वाले फोर्सेस टेंशन आगे की तरफ और स्प्रिंग फोर्स के x पीछे की तरफ और एक्सेलरेशन आगे की तरफ। तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होने की वजह से ये बड़ा और ये छोटा होगा, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ होने की वजह से t बड़ा होगा और kx छोटा होगा, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू ma। और अब एक्सेलरेशन निकालना है तो t को कैंसिल करवा दो, दोनों को ऐड करके 2mg माइनस kx इज इक्वल टू 3ma। kx का मतलब हो गया, हाँ चलो x का मतलब रख दो, k और x एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन mg/k है, तो mg/k, k से k कैंसिल हो गया, तो 2mg माइनस mg मतलब कितना बचा, mg इज इक्वल टू 3ma, m भी कैंसिल हो गया और एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया g/3। इसको रिवाइज करो, सिंपल क्वेश्चन है,
फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जैसा भी होगा। एक और प्रॉब्लम ज़्यादा डिस्कस करते हैं आपसे, ध्यान से देखना कि एक XY प्लेन पर एक बॉडी है, XY प्लेन पर एक बॉडी है और बॉडी पर एक फोर्स है और फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, फोर्स का एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है -k y i कैप प्लस x j कैप। बड़ा अजीब फोर्स है, देखिए i कैप के साथ x होना चाहिए लेकिन y है, और j कैप के साथ y होना चाहिए लेकिन x है, ठीक है ना। ये बहुत अजीब टाइप का फोर्स है और इस फोर्स के इफेक्ट में बॉडी 0,0 से a,0 तक आती है, लाई जाती है और फिर a,0 से ये y डायरेक्शन के पैरेलल चलते हुए पॉइंट a, तक लाई जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन बाय दिस फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। बहुत ध्यान से देख लो कि फोर्स x और y का फंक्शन है, इसका मतलब है कि ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, ये फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है ना। और अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो हम वर्क डन निकालने के लिए कभी भी F.D का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, यानी कि F.D cos थीटा जैसा फार्मूला कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बात तो ये क्लियर कर लेनी चाहिए, ये फोर्स वेरिएबल है इसलिए ये फार्मूला इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकाला जाता है, अब ये बात भी डिस्कस करें, ठीक है ना। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है ना। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स का x कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स का y कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू y। ये वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालने का सिंपल सा तरीका है। अब ध्यान से देखो कि फोर्स का x कंपोनेंट कितना है भाई, फोर्स का x कंपोनेंट है -ky और ये dx के साथ जाएगा, और फोर्स का y कंपोनेंट ये है -kx और ये dy के साथ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अब यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत हो रही है, ये बिल्कुल तय बात है कि y का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता और x का फंक्शन कभी भी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। इंटीग्रेशन x का ही x के रिस्पेक्ट में होता है और y का ही y के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा, तो देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ें शायद कुछ समझ में आ जाए। तो -k बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन भी बाहर ले लिया, तो यहाँ पर आ गया y dx और x dy। अब जब यहाँ तक पहुँचे, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ऐसी स्थिति फंसेगी और यहाँ पर हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमें सोचना ये पड़ेगा कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इंटू वाई, यानी कि x इंटू वाई का ये d केवल लिखा है हमने, ये d विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है, मतलब डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर फैक्टर भी हो सकता है। तो ये डिफ्रेंसिएशन का साइन है dxy। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो क्योंकि ये दो फंक्शन है, तो इसमें क्या होता है कि पहला फंक्शन वैसे ही और दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले का डिफ्रेंसिएशन, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ज़रा तुम ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है x dy प्लस y dx और यहाँ भी वही लिखा हुआ है x dy प्लस y dx, यानी कि ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है डिफ्रेंसिएशन ऑफ x डॉट y, ठीक है ना। और मैथ का, कैलकुलस का सिंपल रूल है कि जहाँ भी इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन के साइन एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस वाइज एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट देते हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिज़ल्ट आ जाएगा -k x y और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बताओ, 0 से a तक। इनिशियल पोजीशन 0 और फाइनल पोजीशन a। अब हमें लिमिट कैसे रखनी होती है, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं एक्स वाई की अपर लिमिट, फिर एक्स वाई की लोअर लिमिट और बीच में माइनस का साइन, ठीक है। तो माइनस के पहले एक्स और वाई की अपर लिमिट रखो, तो जब
अपर लिमिट रखा तो यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, क्लियर हो गया। फिर बीच में माइनस का साइन, और अब दोनों की जगह पर लोअर लिमिट रखो, यानी कि 0 इंटू 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो रिज़ल्ट आ गया -ka² हो गया। इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस में वर्क डन निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन से हमको ये सीखने को मिलता है कि अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो हम इस फॉर्मूले से वर्क डन कैलकुलेट कर लेते F.D से, यानी कि FD cos थीटा से। लेकिन हमारा ये जो फोर्स आपको नज़र आ रहा है, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं बल्कि एक वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स x और y दोनों का फंक्शन है। यानी कि जैसे जैसे बॉडी चलेगी x और y बदलेंगे, यानी कि फोर्स भी बदलेगा। मतलब ये फोर्स एकदम साफ है कि वेरिएबल फोर्स है। अब वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स का x कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू x और इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स का y कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू y। फोर्स का x कंपोनेंट -ky है और फोर्स का y कंपोनेंट -kx है, और यहाँ पर आकर हमारा मामला फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि कभी भी y को x के और x को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़े, हमने -k कॉमन लिया, इंटीग्रेशन भी कॉमन लिया, और हम इस जगह पर आ गए। और इस जगह का मतलब था डिफ्रेंसिएशन ऑफ x डॉट y, और इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन एक साथ आ जाने से दोनों कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल करने के बाद आ गया kxy, और लिमिट 0 से लेके a, 0 तक। अब लिमिट कैसे रखोगे? पहले x और y की जगह पर अपर लिमिट रख दोगे और फिर x और y की जगह पर लोअर लिमिट रख दोगे। तो जो हमने अपर लिमिट रखा तो a इंटू ए हो गया, और जब लोअर लिमिट रखा तो 0 इंटू 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया। a इंटू ए मतलब a², तो रिजल्ट आ गया -ka²। ठीक है ना? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, और ये बात हम हमेशा कह रहे हैं कि डेली कुछ क्वेश्चंस लगाते रहें, 4, 5, 6, 8, 10 जितने आपसे लग पाएँ उतने लगाते रहें। एग्ज़ाम की डेट थोड़ी बढ़ी है तो इस बात को ज़्यादा महत्व ना दें, क्वेश्चंस को लगाते रहें। हालांकि काफ़ी शेड्यूल आप लोगों का बिजी रहता है, हम लोग का भी बिजी रहता है, और इस बिजी शेड्यूल के कारण ही हम लोग कभी कभी लगातार वीडियो देते एक आध दिन बीच में ब्रेक लेना पड़ता है, कुछ दूसरे काम भी होते हैं। तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन आपको हो ठीक है, तुम भी एक दिन ब्रेक ले लो, कभी एक दिन ब्रेक ले लो, लेकिन अगले दिन फिर 10 लगा लो, फिर 8 लगा लो, फिर 10 लगा लो। अगर यहाँ हमसे पढ़ते थे तो हमारी बुकलेट के क्वेश्चंस लगा लो, वो सारे क्वेश्चन हमने जब पढ़ाने के दौरान वो सारे क्वेश्चन बता रखे हैं, तुम वही लगाते चले जाओ। अगर बाई चांस यहाँ नहीं पढ़ते थे तो जो यहाँ बताए जा रहे हैं वो लगाओ, और कोई भी ऐसी किताब उठा लो जिसमें क्वेश्चन सॉल्व हों और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और ना आने पर पीछे सोल्यूशन देखो, बहुत समय ख़राब मत करो, 2, 3, 4 मिनट अटैम्प्ट करो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं क्वेश्चन पकड़ में नहीं आ रहा है तो पीछे सोल्यूशन दिया रहता है, उससे सोल्यूशन देखकर समय को बचाते हुए अपना काम करो। ठीक है? आइए ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन है कि XY प्लेन पर एक बॉडी को मोशन कराना है, और बॉडी का मोशन ऐसा है कि उस पर एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स की वैल्यू है 2y i कैप प्लस 2y i कैप प्लस 3x² j कैप, 3x² j कैप। क्वेश्चन जो भी होता है वो हम यहाँ पे बता देते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है। तो एक बॉडी पर ये फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स भी पिछले क्वेश्चन की तरह बड़ा जी फोर्स है, आई कैप के साथ y वाले फैक्टर्स और j कैप के साथ x कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से परेशान कर सकते हैं आपको, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन के 2-3 एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, जिससे ऐसे क्वेश्चन करने में तुम्हें ज़रा भी कोई तकलीफ ना हो। ठीक है? एक बॉडी है जो कि जिस पर ये फोर्स लग रहा है, और बॉडी के जो पाथ की इक्वेशन है वो है y = x, यानी कि बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, और बिल्कुल y = x मतलब y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, यानी कि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। और इस मोशन करते के दौरान बॉडी जब पॉइंट 1,1 कोऑर्डिनेट तक पहुंच गई तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय दिस फोर्स। और इस पाथ की इक्वेशन है y = x। ओके, तो अब फिर से आप लोग देखें ज़रा ध्यान से, कि ध्यान से देखें तो तुम साफ साफ समझ में आ रहा होगा
कि ये फोर्स भी एक वेरिएबल फोर्स है, और अगर ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है तो हम फिर से वही बात बता रहे हैं कि हम वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा जैसा फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कि ये फार्मूला तब इस्तेमाल होता है जब फोर्स बिल्कुल कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट फोर्स वाले क्वेश्चंस तो तुम लोग इस सिंपल मेथड से ज़रूर कर लेते होगे, और जब तुम अपनी बुक्स में प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे जो 10-10, 15-15 सेकंड में आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्सेस की, जैसा पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने बात की थी। चलिए, तो बार बार क्या बताना पड़े तुमको, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स के एक्स कंपोनेंट को एक्स के रिस्पेक्ट में और फोर्स के वाई कंपोनेंट को वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। ये इंटीग्रेशन का साइन दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, फोर्स का एक्स कंपोनेंट, यहाँ भी झंझट वाली बात है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट 2y है, चलो dx के साथ आएगा, और फोर्स का एक्स कंपोनेंट 3x² है, dy के साथ लिखना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, जब फोर्स का एक्स कंपोनेंट ये है तो यही लिखना पड़ेगा, जब वाई कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है तो फिर हमें यही लिखना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अब बात देखिए, फिर वहीं आके फंस गई। हम अच्छी तरह जानते हैं कि y के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, x वाले फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर तो आके हमारा सवाल फिर से फंस गया। अब क्या किया जाए, अब कोई रास्ता निकालो भाई, रास्ता क्वेश्चन में ही छिपा होता है। तुमने ध्यान नहीं दिया, पाथ की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि y की जगह पर हम x या x की जगह पर हम y को रिप्लेस कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने y की जगह पर x रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, और x की जगह पर y रिप्लेस कर दिया। और ऐसा हम क्यों कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया था कि पाथ की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स है, इसलिए हमने x को y से, y को x से और x वाली चीज़ को y से रिप्लेस कर दिया। अब हमारा ये प्रॉपर हो गया। प्रॉपर हो गया से मेरा मतलब ये है कि अब हमारे पास x के साथ में dx है और y के साथ में dy है, तो हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो 2 बाहर ले लीजिए, x का इंटीग्रेशन जानते ही हैं, x²/2, यहाँ 3 बाहर ले लीजिए, y का इंटीग्रेशन जानते ही हैं, y³ 3, और इस प्रकार से x की लिमिट जो भी हो 0 से लेके a तक, और y की लिमिट जो भी हो 0 से लेके 1 तक। देखिए ध्यान से, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम 0 0 क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और बॉडी फाइनली 1,1 पे चली गई, और यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क डन बाय दिस फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, 2 से 2 और 3 से 3 कैंसिल करने के बाद लिमिट रखने का तरीका 10 बार हम तुमको बता चुके हैं। पहले अपर लिमिट रखो, फिर लोअर लिमिट रखो। तो पहले जब अपर लिमिट रखा तो 1 आ गया, लोअर लिमिट पे 0 आ गया, ठीक है ना, प्लस चलो अपर लिमिट रखो तो यहाँ भी 1 हो गया, लोअर लिमिट रखा तो 0 हो गया। अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 1 यानी कि 2 जूल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जिसमें फोर्स ऐसा था कि I के साथ में y कोऑर्डिनेट और J के साथ में x कोऑर्डिनेट लिखा हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर आकर क्वेश्चन को आगे बढ़ाने में थोड़ी परेशानी तुमको महसूस हुई होगी, लेकिन पाथ की इक्वेशन से अगर हम y और x को इंटरचेंज रिप्लेसमेंट कर पाएँ, पाथ की इक्वेशन सवाल में दी हुई है, इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंग इसको इंटरचेंज कर रहे हैं और फाइनली अपने आंसर को प्रॉपर बना रहे हैं। इसको रिवाइज करिए, फिर आगे कुछ डिस्कशन करते हैं आपसे। एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं आपसे कि XY प्लेन पर पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, XY प्लेन पर एक बॉडी है और उस पर एक फोर्स लग रहा है, जैसा पिछले क्वेश्चन में था, फोर्स 2y i कैप प्लस 3x² j कैप, ये फोर्स है और साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स, ठीक है ना। और इस बॉडी को एक पाथ है, एक बॉडी को पाथ y = x², ये पाथ की इक्वेशन है, इस पाथ पर ले जाते हुए
1,1 तक ले जाया गया, 1,1 तक ले गए। और ये पाथ इक्वेशन से साफ पता चल रहा है कि ये पाथ पैराबोलिक है। और पाथ की इक्वेशन है y = x²। तो हमें और बॉडी को 0, 0 से 0.11 तक ले जाने में इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कैलकुलेट करना है। पिछले क्वेश्चन का जो पाथ था वो स्ट्रेट लाइन था, क्योंकि तब पाथ की इक्वेशन y = x थी। और इस क्वेश्चन में जो पाथ है पैराबोलिक है, क्योंकि पाथ की इक्वेशन है y = x²। नाउ फोर्स वेरिएबल होने की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x और इंटीग्रेशन ऑफ fy विद रिस्पेक्ट टू y तो करना ही होगा, ठीक है ना। हाँ, फोर्स के x कंपोनेंट को x के रिस्पेक्ट में और y कंपोनेंट को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा और लिमिट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो फोर्स का x कंपोनेंट ध्यान से देखिए 2y dx हो गया और फोर्स का y कंपोनेंट 3x² dy हो गया। अब जैसा हमने पहले भी कहा था कि ये तो बड़ी समस्या का विषय है कि इस समय इंटीग्रेशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। क्योंकि यहाँ भी देखिए y का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने को बोला जा रहा है, जो हो नहीं सकता, और x के फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने को बोला जा रहा है, जो कि हो नहीं सकता। इंटीग्रेशन का बड़ा सिंपल सा रूल है कि x का फंक्शन ही x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा और y का फंक्शन ही y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो अब इसी परेशानी से बचने के लिए हमारे पास एक रास्ता भी है, और वो रास्ता ये है कि पाथ की इक्वेशन दी हुई है जो कि y = x² है, यानी कि y और x को हम y की जगह पर x² और x² की जगह पर y, यानी कि हम y को x से और x को y से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रिप्लेसमेंट होना चाहिए। तो चलो पहले y को रिप्लेस करें, तो y की जगह पर हम करते हैं x² और साथ में dx कर देंगे, और फिर 3 और x² की जगह पर y कर देंगे और dy वैसे ही बना रहने देंगे। अब कोई हमसे एक बार कह रहा था कि आपने y की जगह पर x² लिखा, तो इस x की जगह पर भी कुछ करिए, फिर तो तुम वही उल्टा सीधा काम करने में लगे हुए हो। जब तुम देख रहे हो कि y को तुम x में रिप्लेस कर पा रहे हो, ठीक है ना, तो वही बस उतना करो और dx बना रहने दो। x को y में रिप्लेस कर दिया और dy बना रहने दिया। अब ये प्रॉपर हो गया, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा 2x³ / 3 मालूम है ना, और ये 3y का इंटीग्रेशन y²/2 पता होगा। और अब प्रॉपर लिमिट लगाएंगे, x की लिमिट 0 से लेके 1 तक और y की लिमिट भी 0 से लेके 1 तक, क्योंकि बॉडी को 0, 0 से 1, 1 तक ले गए हैं, तो x की लिमिट 0 से 1 तक और y की लिमिट भी 0 से 1 तक, ठीक है ना। चलिए 2/3 पहले अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखा तो 1 आ गया और फिर ये 0 हो गया लोअर लिमिट रखने पे। यहाँ भी कांस्टेंट बाहर निकालो, पहले कांस्टेंट बाहर निकालिए, 3/2 बाहर आ गया, पहले y की जगह पर अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो ये हो गया 2/3 + 3/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 6 बन गया, हाँ 6 हो गया, और 4 आ गया, और यहाँ पर 3, तो ये 9 हो गया, यानी कि 13/6 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह था। इन सभी क्वेश्चंस को ठीक से रिवाइज करिए।